आज हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी और उसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में। मनोविज्ञान की दृष्टि से हर व्यक्ति अलग होता है, लेकिन उन सभी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो लगभग समान होते हैं। इन तत्वों को एक डार्क पर्सन से बेहतर कोई नहीं जानता। एक डार्क पर्सन जानता है कि हमें क्या धक्का देता है, कौन सी चीज़ खींचती है और हमें कैसे बुरा लगता है। कितनी अमेजिंग बात है कि एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कदम किसी व्यक्ति को कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव तरीका हो सकता है। यहाँ पे ये जानना इम्पोर्टेंट है कि डार्क साइकोलॉजी व्यक्तित्व वाले लोग अपने कार्यों के पॉजिटिव रिजल्ट में रुचि रखते हैं। वे अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स की परवाह नहीं करते। इसीलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह के हथकंडे अपनाता है, उसको सेल्फ कंट्रोल और दूसरों की अनदेखी करने की बहुत ज़रूरत होती है। व्यक्तियों को नियंत्रित करने की हर किसी की अपनी अपनी फेवरेट टेक्निक्स होती है। हम यहाँ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि डार्क साइकोलॉजी वालों को एनालाइज कैसे करें, वे कैसे सोचते हैं, उनके तरीके क्या हैं और वो किन टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विपरीत मानसिकता। विपरीत मानसिकता पॉसिबली डार्क साइकोलॉजी के सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। मेन रीज़न है कि इसे नॉन थ्रेटनिंग माना जाता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि डार्क साइकोलॉजी के इस रूप को पहचानना आसान है। हालांकि सही इस्तेमाल होने पर यह एक पावरफुल टूल्स हो सकता है, क्योंकि जिद्दी लोगों के खिलाफ इसके काम करने की अधिक संभावनाएं हैं, जो लोग उनको बताई जाने वाली बातों से विपरीत करने की संभावना रखते हैं। अगर आप जिद्दी लोगों को आप जो चाहते हैं उससे विपरीत करने के लिए कहेंगे, तो आप जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में उन लोगों की आने की संभावना बढ़ जाएगी। यह तरीका आपके इरादों को छिपा भी देगा और जिद्दी लोगों को लगेगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से काम किया है। नंबर 2, लव वर्षा या लव की बमबारी। ये कपटी तरीका पता लगाना सबसे चुनौतीपूर्ण है। लव वर्षा या लव की बमबारी तब होती है जब एक डार्क पर्सन अचानक गिफ्ट, प्रशंसा और पॉजिटिविटी के साथ संभवित शिकार दिखाता है। लव वर्षा खतरनाक हो सकती है क्योंकि इसका उपयोग कैलकुलेटेड टाइम के लिए निरंतर पॉजिटिव कामों के पीछे अपने नेगेटिव कामों को छिपाने के लिए किया जा सकता है। ये मेथड काम करती है क्योंकि कोई इसका उपयोग शिकार को सबकॉन्शियसली पॉजिटिव फीलिंग से जोड़ने के लिए करेगा। एक बार जब डिपेंडेंसी स्थापित हो जाती है और वांछित तालमेल बन जाता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करना आसान हो जाता है, जैसे कि डार्क पर्सन चाहता है। ये तरीका रिश्ते की शुरुआत में सबसे अच्छा काम करता है। नंबर 3, मजबूत करने की कोशिश। ये तरीका लव बॉम्बिंग के फॉलोअप के रूप में सही ढंग से उपयोग किया जाता है। ये कहना यहाँ आसान है कि काम खत्म हो जाता है जब प्यार की बाढ़ ने अपना काम कर दिया हो। हालांकि सीढ़ी पर एक और पायदान होने की आवश्यकता है, जो डार्क पर्सन चाहता है उसे प्राप्त करने की ओर ले जाता है। किसी के अफेक्शन, अटेंशन और प्रशंसा को सीमित करना जब कोई तोड़जोड़ करने वाले की इच्छा के अनुसार करता है, तो शिकार या विक्टिम वह सब कुछ करता है जो वापस उसे अच्छा महसूस कराए। शिकार जल्द ही पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट प्राप्त करने के लिए शिकारी चाहता है वैसा व्यवहार करेगा। नंबर 4, प्यार वापसी या इनकार। ये कदम थोड़ा उल्टा लग सकता है, लेकिन इसका उपयोग करने के पीछे बहुत अच्छे तर्क है। लव बमबारी और फिर रीइंफोर्समेंट के बाद यह फॉलोअप के रूप में उपयोग होता है। कभी कभी प्यार को वापस लेना या नकारना एक शक्तिशाली कदम हो सकता है। ऐसा करना शिकार या लक्ष्य के दिमाग और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण देता है। नंबर 5, निष्क्रिय आक्रामकता। निष्क्रिय आक्रामकता के 2 प्रकार हैं, अपराध बोध कराना और कटाक्ष करना। अपराध बोध बहुत हद तक किसी व्यक्ति को उनके द्वारा कही गई या निहित बातों को सामने लाकर बुरा महसूस कराने पर निर्भर करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकार अपने अपराध बोध से प्रभावित होकर डार्क पर्सन जिस दिशा में ले जाना चाहता है उस दिशा में चले जाता है। मनचाहे फल को जोखिम में डाले बिना डिजायर रिस्पॉन्स प्राप्त करने के लिए कटाक्ष की रणनीति का प्रयोग होता है। यानी डार्क पर्सन को जो चाहिए वो मिल भी जाता है और बात बिगड़ती भी नहीं है। नंबर 6, रिश्वत देना। रिश्वत छोटे उपहार, धन या एहसान आदि के रूप में आ सकती है।
सही रूप से इसका उपयोग किया जाए तो शिकार को पता भी नहीं चलेगा कि उसका शिकार हो गया। ये तरीका सबसे अच्छा काम करता है अगर ये केवल गुड बिहेवियर को पुरस्कार देने के रूप में शुरू होता हो, ताकि किसी को रिश्वत देने का संदेह ना हो। नंबर 7, चीटिंग या धोखा देना। झूठ बोलना, अर्ध सत्य बोलना, अतिशयोक्ति करना, तथ्यों को चूक जाना, फ्रॉड करना, सभी धोखा देने के प्रकार हो सकते हैं। अधिकतर लोग झूठ बोलने में उतने अच्छे नहीं होते जितने कि वो सोचते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह सामान्य है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि वह झूठ बोल रहे हैं। अतिशयोक्ति से बात करना कुछ हद तक सत्य को उड़ा देने जैसा प्रतीत होता है, लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने पर इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। किसी कहानी में तथ्यों को छोड़ना या चूक जाना डार्क पर्सन को अच्छा लगता है, क्योंकि कुछ भी गलत होने पर शिकार या पीड़ित पे दोष लगाया जा सके। नंबर 8, हर क्वेश्चन में हाँ सुनना। इसका मतलब है किसी से ऐसे प्रश्न पूछना जिसका जवाब यस होने की संभावना ज़्यादा है। एक बार शिकार लगातार 3 बार यस बोल देता है तो उनसे पूछना आसान हो जाता है कि आप क्या पसंद करते हैं। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कई बार सकारात्मक जवाब देने के बाद सडनली नो का उत्तर देता है। उस स्थिति में वो डिस्कम्फर्ट महसूस करने से बचने के लिए यस में जवाब दे सकता है। नंबर 9, दृश्य या ऑडियो का प्रभाव। एक साधारण से व्यक्ति को बढ़ा चढ़ा के दिखाने या उसकी छवि चमकाने के लिए विजुअल इन्फ्लुएंस का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए इलेक्शन की प्रक्रिया में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। ऑडियो इन्फ्लुएंस बहुत ही शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद की जानकारी के बिना सब कुछ करता है जो कि डार्क पर्सन करवाना चाहता है। उदाहरण के लिए हॉलीवुड की डरावनी फिल्मों में ध्वनि इतना तीव्र वातावरण बना सकती है कि लोग अपनी सीटों से उछलने लगेंगे, जबकि स्क्रीन पर कुछ भी डरावना नहीं है।